Okay, students. Now what we are going to do is today we are going to see the fundamentals of uh, information systems. Okay, so now let's quickly look at the fundamentals of information systems. We are going to look at the information theories, the 9 theories. Okay, तो हम 9 theories का स्टडी करने वाले हैं और बेसिकली अगर थ्योरीज तो मतलब ये इसका मतलब क्या है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में थ्योरीज का मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही होती है, नॉट दैट थ्योरेटिकल चीज़ें होती है. ओके, सो 9 थ्योरीज जो इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरीज हैं जिसके वजह से जो इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन शेप होता है, तो उसको हम देखेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस से लेकर स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएशन तक का. Okay, so this is the basic fundamental information systems theories and ऑब्जेक्टिव यही है कि चीज़ें क्यों सही होती है या फेल करती है. जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये वाई डू टेक्नोलॉजीज गुड टेक्नोलॉजीज फेल. मतलब गुड है, देखो टेक्नोलॉजी गुड है, बट फिर भी वो फेल क्यों कर रहा है. तो इसको हम समझेंगे कैसे, अगर जब तक हम नहीं समझेंगे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को सही तरीके से जान नहीं पाएंगे. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम क्यों फेल कर रहा है या कौन सा फेल करता है कौन सा नहीं करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरीज. इस थ्योरीज क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस तरह से लाइक एक चीज़ सही तरीके से कैसे अडॉप्ट होती है, कैसे यूज़ होती है. ओके, और कौन सा सही तरीके से नहीं होता, कौन सा सही तरीके से होता है, और क्या क्या फैक्टर्स है जो काम करते हैं जिसको हमारे टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाने में काम आते हैं. सो वो हमें जानने में हेल्प करेगा ये थ्योरीज. नाम थ्योरीज है बट सारे प्रैक्टिकल हैं, याद रखो. सो नाउ तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपैंड करें कि वाई डू गुड टेक्नोलॉजीज फेल. तो क्वेश्चन इज वाई डू 70% ऑफ द ERP इम्प्लीमेंटेशंस फेल. मतलब इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं, $2 billion लाइक अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट, एंड टॉप जैसे टॉप कंसल्टेंट्स भी हायर हो रहे हैं, पैसे भी अच्छा खासा है, टेक्नोलॉजी भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी ये कंपनीज फेल क्यों हो रही है. नाउ तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि अगर टेक्नोलॉजी एंड बेटर है एंड चीपर है तो लोग उसको रिफ्यूज करते क्यों है यूज करने के लिए. तो अगर हम बोले कि नहीं, कई बार जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि टेक्नोलॉजी क्यों काम नहीं करी, तो बहुत बार लोग यही आंसर करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ यू विल आंसर द सेम थिंग ओनली, कि बिकॉज पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. मतलब हमने सही चीज बनाया बट लोग उसको समझ नहीं पाए. नो भैया, दैट इज रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, तो अगर वो सही नहीं है तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो सही नहीं है तो फिर है क्या चीज, व्हाट इज रियली रॉन्ग एक्चुअली, क्या गलत चल रहा है. टेक्नोलॉजी सही है, कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स हैं, पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो रहे हैं, तो क्या चल रहा है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, and as management like information MIS management information system students, you need to understand that better. So we will understand by the end of this class. So let's quickly look at the flow of learning today. So तो बेसिकली हम जो थ्योरीज को हमने 3 क्लस्टर्स में बांटा हुआ है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3. 9 थ्योरीज को हम देखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड this is how the class flow is going to be, the video flow today. So let's quickly look into the like previous class में हमने already ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. just to recall and remind, तो हमने we have known that what is information system, why it is needed, the different types of like information system versus IT versus MIS, socio technical system क्या है, IT टेक्नोलॉजी कंपोनेंट क्या है, मैनेजमेंट फोकस क्या है, ये सारा हमने बात किया है. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ये भी डिस्कस किया है. वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑपरेशनल, टैक्टिकल, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड देन द IT इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस IT आर्किटेक्चर. ओके, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. तो लाइक आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ IT आर्किटेक्चर, एंड देन लाइक IT आर्किटेक्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. Then we talked about basic layers, different layers of the information systems, and we also touched upon the basic like
बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस होता है, री इंजीनियरिंग इज यूजुअली वन टाइम एफर्ट सॉर्ट ऑफ, है ना. तो एंड ऑब्वियसली वो कवर करने के बाद आई गेस ये कुछ पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस है विच यू कैन, आई बिलीव यू विल बी एबल टू आंसर एज ऑन डेट. कि what is the difference between ERP and TPS, why do companies need IS managers beyond IT support, and how does BPR relate to today's theories about technology adoption. तो ये कुछ questions हम आंसर कर पाएंगे. वैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वाला आज के थ्योरी के बाद और भी क्लियर हो जाएगा. Now so we are going to learn, let me quickly move on to this one. इससे आसान हो जाएगा एक्चुअली. तो बेसिकली 4 क्लस्टर्स हैं, मतलब हमने 3 क्लस्टर्स बनाए हैं. बट ब्रॉडली बोले तो एक एडॉप्शन रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे अडॉप्शन होता है, ये तो इंडिविजुअल लेवल हो गया. देन लाइक इकोनॉमिक रिलेटेड थ्योरीज एंड देन डिजाइन रिलेटेड थ्योरीज. बट इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक क्लस्टर बना दिया. ये 1, ये 2, ये 3, इन 3 पार्ट्स में हम थ्योरीज को कवर करेंगे. ओके, सो यहाँ पर देखो ये वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिया है. सो एडॉप्शन थ्योरी इज रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज रिलेटेड एंड इकोनॉमिक एंड डिजाइन रिलेटेड. ठीक है, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट थ्योरी. ओके, फर्स्ट थ्योरी. नाउ यहाँ थ्योरीज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया. आई डोंट हैव टू डू टू सेव टाइम. लेट मी क्विकली गो इनटू द थ्योरीज. नाउ फर्स्ट थ्योरी. As I normally do, I have divided the entire thing into 3 parts. You can see that is the G level, which is green in color. Then this is the R level, and then the O level. Now green level ground level है, बेसिक वो एसेंशियल है, सबको जानना है. ये भी सबको जानना है, रिकमेंडेड है, मतलब डेफिनेटली ये ज़रूरी है. बट ऐसा नहीं कि ये ना जाने से कुछ होगा नहीं, मतलब बट है इम्पोर्टेंट है. जो ओ लेवल है ये ऑप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, जो भी बोला आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऑप्शनल है. सो दिस इज नॉट कंपलसरी, बट देन जो कर सकते हैं उसको समझ लो. बट आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टच ओनली ऑन द जी एंड लेवल एंड सम ऑफ आर लेवल, और बाकी ओ लेवल वगैरह के लिए एक अलग वीडियो बनेगा. नाउ लेट्स क्विकली गो इनटू द ग्राउंड लेवल थिंग. तो बेसिकली अगर इसमें बात करें तो बेसिक चीज़ें हैं. फ्रेड डेविस ने इसको, फ्रेड डेविस वाज द प्रोपोनेंट ऑफ दिस, एंड इन द ईयर 1986 पब्लिश्ड इन 1989. बेसिक पर्पस, this as the name indicates, technology acceptance model. So basic thing it says that how technologies are accepted or rejected, like depending on certain factors. What are the factors which come into play in technology being accepted or rejected? तो इसके बारे में है. एंड अगर हम वेरी इंटरेस्टिंग है, सबको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कब एक्सेप्टेड होती है, कब रिजेक्ट होती है. ईज ऑफ यूज वगैरह पे इजी हो या लाइक उस पे यूजफुल हो, है ना, होता है ना, हमको वो लगता है. बट उन्होंने थोड़ा घुमा के या फिर थोड़ा अलग तरीके से बोला. उनका कहना था, अगर थ्योरी को समझे अच्छे से, ये डायग्राम बेसिकली शो करता है इस थ्योरी को. उनका कहना था कि यूजफुल है नहीं है मुझे नहीं पता भाई, कि ईज ऑफ यूज मतलब यूज करने में आसानी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर आपको लगता है, यू नो, परसीव्ड, इफ यू फील इट इज इजी, इफ यू फील इट इज यूजफुल, देन यू विल अडॉप्ट, मतलब उसको यू विल एक्सेप्ट. तो उनका कहने का मतलब है कि अगर यूजर को इजी लगा, इजी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर यूजर को इजी लगा या फिर उसको लगा कि चीजें यूजफुल हैं, तो उस केस में दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियरल इंटेंशन, मतलब उसको यूज करने की इच्छा होगी, उसके बिहेवियर में आएगा कि चलो यूज करके देखते हैं, एंड देन फिर वो यूसेज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इनका कहने का यही मतलब है. तो परसीव्ड यूजफुलनेस, परसीव्ड यूज ऑफ यूज, देन फॉर्म्स लीड्स टू एटीट्यूड एंड देन बिहेवियरल इंटेंशन एंड देन एक्चुअल यूज. सो दीज आर दी मेन की कंस्ट्रक्ट्स बोलें तो ये मेन की कंस्ट्रक्ट्स है. I think I have explained, so I don't need to explain it further. You can go through it. जिसको समझ में नहीं है बाद में पूछ सकते हैं. बिहेवियरल इंटेंशन क्या है, सब मैंने हिंदी में और सही तरीके से बता दिया. नाउ नॉट टचिंग अपॉन द ओ लेवल. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज सबके लिए I have put 8 cases. So some cases might be allocated to you or whatever, you know. Now pick up in case
द केस इज नॉट एलोकेटेड टू यू, देन पिक अप ए केस, अदरवाइज यूजुअली सारे ग्रुप्स को केस सेलेक्ट कर दिया गया है। उस केस को लेके हर एक अपने अपने केस को टाइम की एप्लीकेबिलिटी, दी टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, ये थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी क्या है उसको वेरीफाई करो। मतलब तुम्हारे केस में ये चीजें लागू हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, किस तरह से लागू हो रही है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सोचो, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड करो ना। इन सब चीजों को करने के लिए मैंने कुछ जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, तो यूज द जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट्स। नेक्स्ट थ्योरी में बताऊंगा कैसे यूज करेंगे उसको। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, ये वाला थ्योरी इसका नाम है यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ईज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूटी एयूटी एंड यूटी एयूटी टू, दो थ्योरीज हैं, तो अलग अलग समय पे निकली, एक के बाद दूसरी निकली। तो अब उसका ग्राउंड लेवल देख लेते हैं। सो बेसिकली यूटी एयूटी को प्रपोज करने वाले थे वेंकटेश, विश्वनाथ वेंकटेश, मॉरिस डेविस। नाउ 2003 में UT-AUT प्रपोज किया गया, एंड देन UT-AUT2 प्रपोज किया गया 2012 में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, आज के डेट में भी काफी वैलिड है। टाइम लेड टू एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल थ्योरीज, दिस टू। एंड बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है वही चीज, सेम चीज, थोड़ा अलग अलग टर्मिनोलॉजी में, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? बेसिकली सम सोशल एंड बिहेवियरल एंड सपोर्ट फैक्टर्स ऐड किए गए हैं। मतलब देखते हैं उसका क्या है एक्चुअली, थोड़ा डायग्राम देखते हैं। वैसे हर थ्योरी में नोटिस करो, मैंने यहाँ पर हर थ्योरी में उसका जो पेपर का जो मेन पेपर सोर्स है वो मैंने डिस्क्राइब लिखा हुआ है, और कुछ एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं। यू कैन सी दैट मेन जो रिसर्च पेपर जो जहाँ से थ्योरी का जन्म हुआ था। नाउ सो लेट्स लुक एट दी डायग्राम ऑफ UT-AUT2। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाले जो ग्रीन वाले फैक्टर्स हैं UT-AUT के हैं, और ये 3 फैक्टर्स UT-AUT2 में ऐड किए गए। तो कहने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, सेम चीज, जैसे परफॉर्म करेगा या ना करेगा, उसका जो एक्सपेक्टेंसी है, परसीव्ड सोच, हमको लगता है ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, हमारा सोच, हमारा एक्सपेक्टेशन कि हमें कितना एफर्ट डालना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ओके, तो एफर्ट एक्सपेक्टेंसी। सोशल इन्फ्लुएंस, ये चीज को चलाने के लिए सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे यूपीआई। तो एक समय था जब हम यूपीआई यूज करते, चाय की दुकान में जाएंगे, इफ यू यूज यूपीआई, तो अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो हमको थोड़ा वो लगता था कि हम अगर खोल के यूज करते तो बोलते अरे ये ज्यादा मोबाइल दिखा रहा है, मतलब खाली बस इसको पेमेंट करना आता है ऑनलाइन, 5-10 रुपए का चीज भी लाइक कैश में नहीं दे सकता, ऐसे करते थे। बट देन धीरे धीरे सब लोग जब यूज करने, आज के डेट में अगर मैं यूपीआई यूज करता हूँ तो उस समय मेरा हेजिटेशन आ जाता था पहले, बट आज के डेट में कोई हेजिटेशन नहीं है। 10 रुपए का भी पेमेंट निकालो, पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना पहले बोलते थे कि अरे इसके पास 10 रुपए भी नहीं है, ज्यादा दिखा रहा है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला है। अब आजकल सबके लिए ये हो गया, लाइक सोशल इन्फ्लुएंस एक तरह से पॉजिटिव ऐड, उस समय नेगेटिव हो रहा था, अभी पॉजिटिव आ गया, तो ये भी फैक्टर आता है। देन नेक्स्ट कम्स फैसिलिटी कंडीशंस में, जैसे उस समय जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इफ यू रिमेंबर, सो एट दैट टाइम इट फैसिलिटेटेड एडॉप्शन ऑफ यूपीआई। ओके, सो फैसिलिटेटिंग कंडीशंस आ जाते हैं। तो कई तरह के, यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स। नाउ हेडोनिक मोटिवेशन, सो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी लिस्टेड कर रखी है। इफ यू सी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, सो अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। दैट इज लाइक will this improve my result, ओके, इज इट हैप्पी। सो ये मैंने सही तरीके से यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी अदर 3 फैक्टर्स, हेडोनिक मोटिवेशन, मतलब इसमें मजा है क्या, मुझे अगर ये मजा लग रहा है, हेडोनिक मोटिवेशन, अगर मुझे कुछ मजा लग रहा है, या फिर इसमें प्राइस में कुछ मुझे वैल्यू दिख रहा है क्या, मतलब ये यूज करने से मुझे अच्छा खासा वैल्यू मिलेगा क्या, या फिर मैं इसको अगर यूज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अगले दिन मुझे मेरे हैबिट में पड़ जाएगा क्या, डज इट फॉर्म ए हैबिट, सो डज दिस लीड टू ए हेडोनिक मोटिवेशन, तो मुझे करने से एक प्लेजर मिलता है, तो वो एक हेडोनिक मोटिवेशन हो गया। तो ये सारी फैक्टर्स भी होते हैं, ये सारी चीजें बिहेवियरल इंटेंशन में कन्वर्ट होती हैं। ओके, एंड द बिहेवियरल इंटेंशन मतलब करने की इच्छा, मतलब उसको यूज करने की इच्छा, और फिर वो ऑटोमेटिकली यूज पे आ जाती है। तो फैसिलिटी कंडीशन सीधा यूज पे इफेक्ट करता है। यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी गई हैं, जैसे मॉडरेटर बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, एज, जेंडर, एक्सपीरियंस, वॉलंटरीनेस, कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें मॉडरेटर मतलब किसी चीज को बढ़ावा देती है या फिर कम करती है और इफेक्ट करती है।
मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करती है कि एडॉप्शन होगा या नहीं होगा। बट अगर एडॉप्शन हो रहा है तो वो चीज़ें फास्टर और बड़ी मात्रा में होंगी या कम मात्रा में होंगी, ये फैक्टर्स एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उस चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं मॉडरेटर। सो होप यूटी एओटी और यूटी एओटी 2 समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये जेन एआई प्रॉम्प्ट दिया है, तो ये देखो हर प्रॉम्प्ट में, जेन एआई वाले प्रॉम्प्ट में तुमको पता है पहले डिस्कस किया था हमने, एक रोल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट्स, ये सारा होना चाहिए। तो एक मैंने टेम्पलेट बना दिया है, अपना जो केस पिकअप कर रहे हो उस केस को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, और सब्सटीट्यूट करके इसी प्रॉम्प्ट को सीधा डाल दो जेन एआई में, वो तुम्हें पूरा परफेक्ट पिन पॉइंटेड आंसर देगा कि ये पर्टिकुलर थ्योरी किस तरह से तुम्हारे केस में वैलिड हो रही है, नहीं हो रही है। You should evaluate each of the cases, each of the theories. Now next, coming on to the next theory, that is diffusion of innovation. बहुत interesting theory है। Basically इसको लाइक रॉजर्स ने ये किया था, प्रपोज किया था 1962 में। एंड ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी नया हम लाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाते हैं, तो वो चीज़ एक इनोवेशन ही होता है हमेशा। एंड वो पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से स्प्रेड करता है, हाउ डज इट गेट इनटू द पॉपुलेशन और अमंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज इट स्प्रेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे स्पीड से करता है, किस मैकेनिज्म्स, किस तरीके से करता है, उसकी थ्योरी है बेसिकली ये। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आर लेवल में हम देखें तो ये बेसिकली लाइक अगर देखें तो दिस इज द कर्व। Let me just show the attributes also along with the curve. So 5 key attributes. Now अगर यहाँ पर देखो, पहले कर्व को देखते हैं। कर्व में देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स। तो उनका कहने का पॉइंट ये है कि हमारे अंदर ही कुछ लोग होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, कुछ लोग अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ अर्ली मेजॉरिटी वाले होते हैं, कोई लेट मेजॉरिटी वाले होते हैं, और कुछ लोग लेगार्ड्स होते हैं। तो इस तरह का लाइक एडॉप्शन कितने लोग यूज कर रहे हैं, इनोवेटर्स इतने ही होते हैं, जो अर्ली मेजॉरिटी में इतने लोग अडॉप्ट कर लिए होते हैं। तो ये पीक एडॉप्शन पे पॉइंट होता है। तो ये उन्होंने थ्योरी बनाया और उन्होंने बताया कि अब इस कितने परसेंटेजेस होते हैं उसको देखते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेटिव एडवांटेज, मतलब ये हमें पुराने टेक्नोलॉजी, पुराने सिस्टम से जो नया सिस्टम है हमें कुछ एडवांटेज दे रहा है, उसकी तुलना में एडवांटेज दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट रिलेटिवली क्या दे रहा है। ये जो 5 फैक्टर्स है, ये स्पीड डिसाइड करती है कितनी, मतलब स्पीड, कि कितने फास्ट ये इनोवेशन यहाँ स्प्रेड कर रहा है, कितने फास्ट ये इनोवेशन स्प्रेड करेगा, ये डिसाइड करती है ये 5 फैक्टर्स। कंपैटिबिलिटी, मतलब ये जो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे वर्कफ्लो के साथ कंपैटिबल है ये टेक्नोलॉजी, ये हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसको समझना ईजी है, यूज करना ईजी है या नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इजी है तो फटाफट से अंदर वो स्प्रेड करना शुरू करेगा। ट्रायलेबिलिटी, ओके ठीक है, नया मिला है, उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, बट ट्राई करना कितना इजी है, या उसको रेडी करने के लिए हमें 2 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर उसको हमको ज़्यादा पैसे खर्चे करके खरीदना पड़ेगा, या फ्री में ट्राई कर सकते हैं। तो ट्रायलेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी, अगर हमने यूज़ किया तो उसके जो आउटपुट्स हैं उसको हम इजीली देख सकते हैं, या बहुत दिनों के बाद दिखेगा, या नहीं दिखेगा, बाद में पता लगेगा कई सालों के, कई महीनों के बाद। तो ये सारी चीज़ें कितनी इजीली, या उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत फीडबैक लेना पड़ेगा, फटाक से दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो दीज फैक्टर्स एक्चुअली डिसाइड कि कितने फास्ट वो इनोवेशन पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड करता है। सो नाउ ये जो 5 कैटेगरीज थी जो हमने इनोवेटर्स और ये सब बात किया था, उसके परसेंटेज अगर देखें तो दीज आर दी परसेंटेजेस, लाइक जनरली 2.5%, 13.5%। तो इसको पढ़ लेना, और उसके जो डेफिनेशन है, इनोवेटर्स कौन है, जो ज़्यादा रिस्क टेकर्स है, फटाक से पहले ट्राई करेंगे, नया कुछ आया तो उसको ट्राई करना है। ये अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो ओपिनियन लीडर्स है, मतलब वो पहले देखेंगे, इनोवेटर्स की बात देखने के बाद वो ट्राई करेंगे और ज़्यादा। बट इनका इंपॉर्टेंस ये है कि ये लोग एक बार यूज़ कर लें, अगर ये यूज़ कर लें तो ये ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, और इनकी बातों को लोग सुनते हैं। लोग सुनने के बाद, सो दीज आर द ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स को सुनने के बाद अर्ली मेजॉरिटी वाले आते हैं, वो लोग इसको, लाइक दीज आर द पीपल विच मैटर ए लॉट, बिकॉज ये अगर सारे मैटर करते हैं, सबका अलग अलग रोल है। यहाँ तक कि हमारा इंट्रोडक्शन फेज हो गया, बट यहाँ से हमें पैसे मिलना शुरू होता है, हमें एडवांटेज मिलना शुरू होता है। और ये लास्ट वाले हैं, ये लास्ट को करते हैं, और मतलब ये भी ज़रूरी है वैसे। So these are the idea about the diffusion of innovation. Now let's quickly move on to the
टीओई फ्रेमवर्क, ये अगला थ्योरी है जो इफ यू रिमेंबर हमने बात किया था, ये वाला जो क्लस्टर्स एडॉप्शन एडॉप्शन वाला हो गया हमारा अभी। ओके, ये एडॉप्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन वी कम ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जहां पर हम टीओई, आरबीवी और डायनेमिक कैपेबिलिटी बात करेंगे। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द टीओई थ्योरी। तो टीओई थ्योरी ऑब्वियसली जिससे पता लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट तीन चीज है इसमें, ठीक है। तो इसको प्रपोज किसने किया था? टोर्नाट्स्की एंड फ्लेशर ने प्रपोज किया था 1990 में। एंड इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो अगेन वेरी क्लियर, इस पे तीन चीजें हैं, थ्री डायमेंशंस हैं। एक टेक्नोलॉजी डायमेंशन, एक ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन और एक एनवायरनमेंट डायमेंशन। टेक्नोलॉजी डायमेंशन मतलब उनका कहना है कि एक टेक्नोलॉजी को एक ऑर्गेनाइजेशन तब अडॉप्ट कर सकती है जिसमें उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, उसमें कॉम्पैटिबिलिटी कितना है, पुराने सिस्टम के साथ नए सिस्टम का कॉम्पैटिबिलिटी कितना है, फिर देन कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे फैक्टर्स हमने इवन डीओआई के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। सिक्योरिटी कितना मिल रहा है उसमें, हमें साइबर सिक्योरिटी कितना मिल रहा है, या फिर हमें रिलेटिव एडवांटेजेस क्या मिल रहा है, मतलब पुराने से नए में। तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हम यूज करेंगे। ना कुछ और चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इजीली करेगी या छोटी इजीली करेगी, वी डोंट नो, देयर कुड बी डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट है। सो इन सम केसेस बिगर ऑर्गेनाइजेशंस विल अडॉप्ट इट फास्टर because they've got money, they can spend money on adoption, whereas smaller organization may take some time. In some cases smaller organization will do faster because छोटा सा एक लोकेशन पे है, उसको वहां इंप्लीमेंट कर दिया, फटाक से हो गया। बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 लोकेशन में एकदम से करो और दसों के दसों जगह पे चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम आईबाइट्स हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वो आईबाइट सिस्टम अगर 10 जगह पे यूज हो रहा है, लाइक यू नो एक डिपार्टमेंट है, एक कोर्स है, तो उसमें यूज करना इजी है। 5 डिपार्टमेंट है, 5 कोर्सेज है, हर जगह पे यूज करना तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो सेम वे मैनेजमेंट सपोर्ट कितना है वो भी डिसाइड करता है। अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट है तो फास्टर होगा। रिसोर्सेज किस तरह के हैं, जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम के केस में बच्चों को अगर सारे सब बच्चों के पास लैपटॉप है तो इजीली होगा, नहीं तो डिफिकल्टी उसमें आ सकती है। कल्चर किस तरह का है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आईटी एक्सपर्टाइज किस तरह का है, मतलब चेंज को प्रो है, आईटी एक्सपर्टाइज सही है नहीं है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। देन देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब उस इंडस्ट्री में इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को कितना वैल्यू दिया जा रहा है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक करो, तो उसकी वजह से ये चीजें और इजीली अडॉप्ट हो सकती है। देन कंपटीशन कैसा है वहां पर, रेगुलेशन कैसा है, लाइक गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बना रखी हैं, वेंडर सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है, एंड कस्टमर की तरफ से प्रेशर कितना है। बाहर में कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर बोल रहा है कि भाई देखो ऑनलाइन पेमेंट हमें चाहिए, सबके पास ऑनलाइन पेमेंट है, आपके पास नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर आ जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट लाने के लिए, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। सो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज डिसाइडेड बाय दीज फैक्टर्स। नाउ so this is TOE. Now coming on to the RBV. In case of RBV, again it's a very interesting one. So आरबीवी में बेसिकली इसको बार्नी ने प्रपोज किया था 1991 में, एंड उन्होंने कुछ एक व्रिन मॉडल की बात करी थी। व्रिन मॉडल क्या है? व्रिन मॉडल उनका कहना था रिसोर्स बेस्ड व्यू, मतलब उनका कहना था कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया विच ही कॉल्ड एक्चुअली कॉम्पिटिटिव, सबको पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो उन्होंने बोला, लोग बोलते थे सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो उन्होंने बोला भाई सस्टेन, देयर इज नथिंग कॉल्ड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर है तो वो सस्टेन्ड होगा, तभी जाके वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके बाद नहीं है, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा क्या है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज टू बी सस्टेन्ड, और उन्होंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी सस्टेन्ड होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होंगे और एक स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज होंगे। स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज, व्हाट आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिसोर्सेज? तो उन्होंने बोला कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि वैल्यूएबल है, ओके, नाउ विच आर वैल्यूएबल मतलब इंपॉर्टेंट है, रेयर है मतलब सबके पास अवेलेबल नहीं है, इनिमिटी, ये जो एरो देखो, ये एरो नहीं सब से है एक्चुअली, सो ऑल ऑफ देम टुगेदर लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रेयर है
इनिमिटेबल मतलब उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसका कॉपी करके कॉपी नहीं कर सकता, उस तुम्हारे रिसोर्स को कॉपी नहीं कर सकता तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स। या फिर सब्सटीट्यूटेबल भी नहीं है, ठीक है कॉपी तो नहीं कर पाए पर किसी दूसरे रिसोर्स से सब्सटीट्यूट कर डाला, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, इजीली अवेलेबल नहीं है सबको, कॉपी करना इजी नहीं है और सब्सटीट्यूट करना भी आसान नहीं है, ऐसा कोई रिसोर्स है जो VRIN है, तो वो तुम्हें एक तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। सो उनका थ्योरी यही है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। सो यू कैन आइडेंटिफाई फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन क्या WRIN रिसोर्सेस हैं। Okay, now we go on to the next theory. In the next theory, which is again a very interesting theory, dynamic capabilities theory, तो वो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ RBV है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये डेविड टीस एंड पिसानो एंड शुएन ने इनको प्रपोज किया था 1997 में, एंड अभी अच्छा खासा ये चल रहा है एंड बहुत लाइक इस पे एनालिसिस और रिसर्च हो रही है। तो उनका ये कहना था कि देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती है जो उसके पास उसको स्ट्रेंथ देती है, बट कुछ और ऐसी कैपेबिलिटी है जो उसको डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी देती है। व्हाट आर दोस डायनेमिक कैपेबिलिटीज? बिकॉज अगर वो नहीं है तो ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी उसको आज बचा लेगी, आगे बचाएगी नहीं बचाएगी हमको नहीं पता, आगे बचने के लिए उसको डायनेमिक कैपेबिलिटी चाहिए। तो उसमें क्या चीज चाहिए? उन्होंने बेसिकली बोला 3 चीज है, एक सेंसिंग कैपेबिलिटी, एक सीजिंग कैपेबिलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, सीज करना, और ट्रांसफॉर्मिंग पकड़ने के बाद अपने अपने आप को बदल के उस सिचुएशन पे लेना जहाँ की तुम रिकन्फिगर कर रहे हो अपने एसेट्स को, रिस्ट्रक्चर कर रहे हो और सर्वाइव करने के लायक बना रहे हो। तो ये 3 चीज होनी चाहिए, सेंसिंग, सीजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। तो इफ योर टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग यू द सेंसिंग, सीजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग कैपेबिलिटी, देन इट इज ए टेक्नोलॉजी which provides you dynamic capability. Okay, so next we come on to the remaining 3 theories, basically transaction cost economics theory and agency theory and affordance theory. मैं इसको क्विकली टच अपन करूंगा। बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी is about talking, it was proposed by Williamson in 1979 to 1985, and then the basic idea of this is about, अगर broadly discuss करें, it's about buying और मेकिंग, मतलब किसी चीज को हम खरीद के ला सकते हैं टेक्नोलॉजी को, या फिर खुद ही अंदर डेवलप कर सकते हैं। कई बार लगता है, बोलते हैं ना लोग, यार बाहर से क्यों खरीदना, अपने अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि खर्चा कम आए। तो बट हाँ, दोनों सही है, खरीदना भी सही है और बनाना भी सही है, बट किस सिचुएशन में बनाना सही होगा, किस सिचुएशन में। सो मेक और बाय, वेयर यू शुड बाय, वेयर यू शुड मेक, ये वाला डिसीजन इस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने 3 चीज इसमें बोला है, मेन कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं कि एसेट स्पेसिफिसिटी। ओके, सो एसेट स्पेसिफिसिटी मतलब तुम्हारे जो एसेट्स यूज हो रहे हैं, तुम्हारे जो भी एसेट्स यूज हो रहे हैं वो तुम्हारे कंपनी के लिए कितना स्पेसिफिक है, मतलब स्पेशल एसेट्स है या फिर जनरल है, सब कोई यूज कर सकता है, जनरली अवेलेबल है, नहीं सिर्फ स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारे टेक्नोलॉजी, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे इक्विपमेंट्स। तो उस केस में उस चीज को बनाना इंपॉर्टेंट है खरीदने के बजाय, बिकॉज वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होंगे। मार्केट्स में कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और कितनी फ्रीक्वेंटली तुम उस चीज को खरीद रहे हो, यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंटली कर रहे हो तो उसको बनाना, अंदर ही रखना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं, कभी कभार उसको यूज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो बाय करना बेटर है। सो बेसिकली दिस इज द theory which guides about which technology to make, which technology to and how do you structure your technology. Now the agency theory, again in agency theory it was like proposed by जेंसन एंड मैकलिंग इन 1976। मेन चीज है इसमें एजेंसी थ्योरी के कहने का मतलब है कि देखो किसी भी चीज को, जैसे टेक्नोलॉजी, हम ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल हम खुद नहीं भेज रहे, हमारे लिए कोई भेज रहा है, हम टाइप कर दे रहे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, बट वो सॉफ्टवेयर हमारे मैसेज को लेके जाके पहुंचा रहा है। तो हम प्रिंसिपल हैं, जो काम करने को बोलता है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो काम करवाता है वो प्रिंसिपल है। किसका काम है? मेरा काम है, मैं प्रिंसिपल हूँ। कौन कर रहा है मेरे लिए? एजेंट कर रहा है मेरे लिए। ओके, एंड उसमें क्या है कि देखो एजेंट, जैसे मैं तुम्हें कुछ, तो एजेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे कुछ चीजें पता है जो एजेंट को नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। ओके, तो मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, वो मुझे काम करके रिपोर्ट कर रहा है।
तो टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए एक एजेंट की तरह काम करता है, बट वही चीज है कि हमारे पास कुछ चीजें पता होती है, हमारे टेक्नोलॉजी को वो चीजें पता नहीं होती है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस इन केस ऑफ डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक एजेंट की तरह बनाते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज डायनेमिक्स. तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंफॉर्मेशन एजेंसी कॉस्ट होता है, मॉनिटरिंग कॉस्ट होता है, इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो सारी चीज़ों को हमको समझना है इन केस ऑफ एजेंसी थ्योरी. नाउ कमिंग ऑन टू द अफोर्डेंस थ्योरी. ओके, इन केस ऑफ अफोर्डेंस थ्योरी ये बेसिक डिज़ाइन थ्योरी है. एंड लाइक क्विकली अगर इसकी बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक अगर मैं तुमको एक चेयर देता हूं तो हमको पता है अफोर्ड का मतलब. सो तुम अगर मैं तुम्हें चेयर देता हूं, तुम बैठना, यू कैन अफोर्ड सिटिंग. इफ आई गिव यू अ चेयर यू विल बी एबल टू अफोर्ड सिटिंग. इफ आई डोंट गिव यू अ चेयर तुम सिटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते. करेक्ट. तो मेरा चेयर देना तुम्हें कुछ अफोर्ड करने के लायक बनाता है. ठीक है. तो अफोर्ड मतलब करने लायक, कर सकते हैं उसको. तो हर एक टेक्नोलॉजी हमें कुछ अफोर्ड करवाता है. जैसे अगर हमें ईमेल सिस्टम मिला तो हम ईमेल अपना कम्युनिकेशन बड़ी इजीली इंस्टेंटली भेज सकते हैं. तो हमें ईमेल कम्युनिकेशन भेजना उसने अफोर्ड करवाया. ठीक है. तो सॉरी, लेट मी क्लोज दिस वन. ओके, हाँ. सो अफोर्ड करवाया. तो ऐसा है कि हम टेक्नोलॉजी अगर हमें कोई अफोर्डेंस देता है, मतलब हमें किसी चीज को अफोर्ड करने को अगर टेक्नोलॉजी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब सपोज हमें एक चेयर मिला, बट वो चेयर हमको मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरा वेट संभाल पाएगा, तो उसको इसमें मैं उस चेयर पे नहीं बैठूंगा, तो मेरा अफोर्डेंस नहीं आता है. सो इट इज ऑलवेज अबाउट परसीव्ड अफोर्डेंस. ऑल्दो वो चेयर तगड़ा हो सकता है, बट फिर भी मेरे को अगर नहीं लगा तो मैं नहीं बैठूंगा. तो सेम वे टेक्नोलॉजी गिव्स अस सम अफोर्डेंसेस, बट वही अफोर्डेंस, अफोर्डेंस का मतलब समझ गए ना, मतलब कुछ एक्शंस करने लायक बनाता है, हमें कुछ फैसिलिटी देता है. तो वो फैसिलिटी हमें दे रहा है, बट हमें लगना चाहिए, परसीव्ड होना चाहिए. अब परसीव्ड अफोर्डेंस है और मेरे पास वो स्किल है उसको वहां बैठने का और उस चीज को यूज करने का. ईमेल भेजने का मेरे पास स्किल है, मेरे पास इंटेंशन है, गोल है और कल्चर है. तो ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्चुअलाइजेशन में. मतलब मैं रियली उस चीज को यूज करना शुरू करता हूँ, अफोर्ड करता हूँ. ठीक है. जब तक वो नहीं होता है तो मेरा परसीव्ड अफोर्डेंस और एक्चुअल अफोर्डेंस में गैप आ जाता है. So affordances, constraints and perceptions, both of these decide and lead to actually actualization. Actualization मतलब सच्ची में उसको यूज कर पाना. So this is the affordance theory. तो आपकी टेक्नोलॉजी यूजर को क्या अफोर्डेंस प्रोवाइड कर रही है, क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं अफोर्डेंस. सो बेसिकली एवरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू अफोर्डेंस. So these are the important theories which I wanted to discuss. I hope this works out very good for you, and hope you go through this, understand this. In case of any doubt, you can always search on the internet, look at the material that I have uploaded, and also use GenAI to use it further. All the best.